नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा का सीएम उद्धव को चैलेंज, मेरे खिलाफ चुनाव जीतकर दिखाएं, विरासत में मिली है कुर्सी। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने के लिए दायर हुई याचिका, कहा इन्हें खुलवाकर एएसआई से जांच करवाई जाए। तेजिंदर बग्गा के पिता का आरोप, बेटे से डरते हैं केजरीवाल, चाहते थे कि वह आप में हो शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे चंपावत से नामांकन, 31 मई को होना है मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, बोले बिना परमिशन न निकले कोई जुलूस, धर्मस्थल पर ही हो कार्यक्रम। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है, महिला की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया है। नवनीत ने महाराष्ट्र के सीएम को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने तक की चेतावनी दे डाली और कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, अगर दम है तो उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। अमरावती से सांसद ने आगे कहा कि उद्धव मेरी आवाज नहीं दबा सकते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नवनीत राणा ने कहा कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान का नाम लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल जेल में रहने को तैयार हूं। अगर ये लगता है कि जेल से महिला की आवाज दबा सकते हैं तो हमारी लड़ाई भगवान के नाम से है और मैं उसे आगे भी जारी रखने वाली हूँ। इससे पहले नवनीत राणा को अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने हनुमान जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उनके माथे पर तिलक भी लगाया गया और शॉल उड़ाकर नवनीत राणा का लोगों ने स्वागत किया। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर नवनीत राणा बाहर निकली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है कि ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए और एएसआई से इसकी जांच भी कराई जाए। याचिका में दावा किया जा रहा है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से ताजमहल को लेकर ये याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने बात करते हुए बताया कि मैंने एएसआई से वालों से पूछा है कि ताजमहल में ये जो कमरों को बंद किया गया है इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी पूछा कि इसका असल कारण क्या है। इसके जवाब में कहा गया कि सुरक्षा कारणों के चलते इन्हें बंद किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता ने उनसे पूछा है कि किसके आदेश से इन्हें बंद किया गया, जिसका इनकी तरफ से संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला है। इसके बाद मैंने ये याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि ताजमहल कोई छोटी जगह नहीं है, इसका जवाब मिलना चाहिए, आखिर ये कमरे बंद क्यों है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कमरों की वजह से ताजमहल को लेकर अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा मामले को लेकर सियासत गर्म है और इस बीच तेजिंदर बग्गा के पिता ने आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। तेजिंदर बग्गा के पिता प्रीतमपाल सिंह बग्गा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उनके बेटे से डरते हैं क्योंकि बग्गा केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों के गलत कामों को उजागर कर रहे हैं। प्रीतपाल सिंह ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने तेजिंदर बग्गा को आम आदमी पार्टी में शामिल कराने के लिए काफी मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उनकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने पर उनके पिता प्रीतपाल सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है, केजरीवाल का झूठ हार गया है। मोहाली कोर्ट ने तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बग्गा के पिता प्रीतमपाल सिंह बग्गा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तेजिंदर बग्गा के पिता जो है उनके खिलाफ उन्हें छूटने के बाद उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि तेजिंदर इस वक्त वकीलों के संपर्क में, मेरी उनसे अभी बात नहीं हुई है, उन्होंने मुझे आखिरी बार यही कहा था कि वो वकीलों के संपर्क में। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा की अरेस्ट वारंट पर भी सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये सीट विधायक कैलाश गैतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी हुई थी और ऐसे में बीजेपी से सीएम धामी इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सोमवार यानी कि 9 मई को अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी ने इस्तीफे से खाली हुई चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीएम से बीजेपी
के उम्मीदवार के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में वे विधानसभा चुनाव में अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनके लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ी। ऐसे में सीएम का इस सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज कराना जो है काफी अहमियत रहेगा, जिसकी औपचारिक घोषणा पार्टी ने बीते दिनों ही की। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सीट पर निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा गया है, जो इस चुनाव के लिए 11 मई को नामांकन करेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में 47 पर जीत हासिल की, लेकिन पार्टी का सीएम फेस रहे पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से चुनाव हार गए, जिसके बाद भी उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें दोबारा राज्य का सीएम बनाया गया। अब वे चंपावत से उपचुनाव मैदान में है। वहीं बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की चंपावत सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसमें बताया गया कि उपचुनाव 31 मई को होंगे, जबकि नतीजे 3 जून को घोषित किए जाएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मंडल की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की। सीएम योगी ने ललितपुर में हुई घटना को लेकर गहरा असंतोष जताया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से जो है जानकारी उन्होंने तलब की। उन्होंने देर से ही की गई कार्रवाई पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। मंडल में माफियाओं के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई न होने पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पेशेवर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि माफियाओं के प्रति संवेदना ना हो, आम आदमी पार्टी के प्रति संवेदना होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर जो उतारे गए हैं वो फिर से ना लगे, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही आवाज सीमित रहे, परिसर के बाहर आवाज ना जा पाए। उन्होंने संबंधित थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि धार्मिक कार्यक्रम धर्मस्थल पर हो, जुलूस यात्रा की अनुमति हो तभी आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसे भी सख्ती से रोकने के लिए निर्देश दिए गए। सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा से पूर्व बुंदेलखंड के परंपरागत साहित्य, इतिहास, कला, सांस्कृतिक एवं अन्य धरोहरों को मंडल प्रशासन द्वारा संरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पुस्तिका का मुख्यमंत्री जी ने विमोचन भी किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा का सीएम उद्धव को चैलेंज, मेरे खिलाफ चुनाव जीतकर दिखाएं, विरासत में मिली है कुर्सी। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने के लिए दायर हुई याचिका, कहा इन्हें खुलवाकर एएसआई से जांच करवाई जाए। तेजिंदर बग्गा के पिता का आरोप, बेटे से डरते हैं केजरीवाल, चाहते थे कि वह आप में हो शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे चंपावत से नामांकन, 31 मई को होना है मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, बोले बिना परमिशन न निकले कोई जुलूस, धर्मस्थल पर ही हो कार्यक्रम। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सीतापुर की जेल में बंद सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 26 महीने से जेल में बंद आजम खान के खिलाफ सीतापुर जेल पहुंचा एक और वारंट उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। 19 मई को इस मामले में पेशी होनी है। सपा नेता आजम खान 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद है। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला भी बंद थे, लेकिन वह दोनों जमानत पर रिहा होकर घर जा चुके हैं। आजम खान अभी भी जेल में ही हैं। उन पर कुल 87 मामले थे। 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। एक मामले में जमानत न मिलने से उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अभी हाल ही में सपा नेतृत्व ने उनकी तल्खी के बीच सीतापुर की जेल में उनसे मिलने के लिए शिवपाल यादव और कांग्रेसी नेता आए थे, जबकि सपा की ओर से विधायक रविदास मेहनोत्रा आजम खान से मिलने जेल गए थे, लेकिन आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। 3-4 दिन तक चली मुलाकातों के इस दौर ने सियासी गलियारों में मामला काफी गर्म कर दिया था। हालांकि अभी मामला शांत चल रहा है और इस बीच
शनिवार को रामपुर से सीतापुर जेल पहुंचे एक वारंट ने यहां बंद आजम खां की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को एक वारंट रामपुर से सीतापुर जेल आया है। वारंट फर्जीवाड़े से संबंधित है। बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल की मान्यता लेने का मामला है। वारंट पर इस मामले का जिक्र नहीं है। 19 मई तक आजम खां को कस्टडी में लेने का वारंट में जिक्र है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में 19 मई को आजम खां की पेशी भी होनी है। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात आसानी में बदल चुका है और अगले 24 घंटे में यह और तीव्र होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चक्रवात शाम तक अपना असर दिखाएगा। इसके उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और 24 घंटे के अंदर पूर्व मध्य में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने बताया कि चक्रवात आसानी उत्तर पश्चिम दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में 1020 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि यह 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और उड़ीसा तट के समानांतर आगे बढ़ेगा। उमा शंकर दास ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान 10 मई तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर पहुंच सकता है और इसी दिन शाम से ही इन राज्यों में बारिश शुरू होगी। उड़ीसा के 3 जिलों गजपति, गजम और पुरी में बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 11 मई को उड़ीसा के 5 जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मछुआरों को समुद्र में नहीं उतरने का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा तट के पास समुद्र की स्थिति 9 व 10 मई को खराब हो सकती है। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे 10 जून को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उनके दौरे की तारीख का ऐलान कर दिया है। हालांकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मई में ही अयोध्या जाएंगे। राउत ने कहा कि उनकी इस यात्रा को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि ये उनकी पार्टी के लिए आस्था का मुद्दा है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को जवाब देने के लिए आदित्य ठाकरे को अयोध्या भेजा जा रहा है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाएंगे। रविवार को संजय राउत ने भगवान राम की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि 10 जून आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में जय श्री राम। और इसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि इस दौरान जो है उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में शिवसेना के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आदित्य ठाकरे देश भर से शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ 10 जून को अयोध्या जाएंगे और वहां आशीर्वाद लेंगे। यह बिल्कुल भी राजनीति नहीं है, यह हमारे आस्था की बात है। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है। अब आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में जुट गई है। साथ ही हिमाचल में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि ये इधर गुंडे को बचा रहे हैं और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा कि जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी। ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आपको बता दें कि हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए थे। इन झंडों पर खालिस्तान लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस ने झंडे हटा दिए हैं, लेकिन यह मामला गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने सुबह विधानसभा के मेन गेट पर काले झंडे लगने की सूचना दी। साथ ही धर्मशाला तपोवन स्थित विधानसभा भवन का एक वीडियो भी वायरल हुआ। ये वीडियो विधानसभा भवन के बाहर के गेट का है, जहां पर खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। सीतापुर की जेल में बंद सपा विधायक आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 26 महीने से जेल में बंद आजम खां के खिलाफ सीतापुर जेल पहुंचा एक वारंट उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। 19 मई को इस मामले में पेशी होनी थी। सपा नेता आजम खां 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद है। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला भी बंद थे, लेकिन वह दोनों जमानत पर रिहा होकर घर जा चुके हैं। आजम खां अभी भी जेल में है। उन पर कुल 87 मामले दर्ज हैं। 86 मामलों में उन्हें जमानत तक मिल चुकी है और एक मामले में जमानत न मिलने से उनकी रिहाई अभी तक नहीं हो सकी। अभी हाल ही में सपा नेतृत्व से उनकी तल्खी के बीच सीतापुर की जेल में उनसे मिलने का दौर भी शुरू हुआ, जिसमें शिवपाल यादव और कांग्रेसी नेता भी शामिल थे उनसे मुलाकात में। जबकि सपा की ओर से विधायक रविदास मल्होत्रा आजम खां से मिलने जेल गए थे, लेकिन आजम खां ने मल्होत्रा से मिलने से इनकार कर दिया।
3-4 दिन तक चली मुलाकातों के इस दौर ने सियासी गलियारों में मामला काफी गर्म कर दिया था। हालांकि अभी मामला शांत चल रहा है और इस बीच शनिवार को रामपुर से सीतापुर जेल पहुंचे एक वारंट ने यहां पर आजम खां की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा का सीएम उद्धव को चैलेंज, मेरे खिलाफ चुनाव जीतकर दिखाएं, विरासत में मिली है कुर्सी। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने के लिए दायर हुई याचिका, कहा इन्हें खुलवाकर एएसआई से जांच करवाई जाए। तेजिंदर बग्गा के पिता का आरोप, बेटे से डरते हैं केजरीवाल, चाहते थे कि वह आप में हो शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे चंपावत से नामांकन, 31 मई को होना है मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, बोले बिना परमिशन न निकले कोई जुलूस, धर्मस्थल पर ही हो कार्यक्रम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो रहा है और यह नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार भी पकड़ रहा है और इसकी झलक बीते कुछ महीनों में न केवल प्रदेशवासी बल्कि देशवासियों ने भी देखी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में पहचाने जाने लगा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित हो चुका है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर चुके हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों ने फर्राटा भरना भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औपचारिक लोकार्पण किया। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटा भरने से जहां समय के लिहाज से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो गई है, वहीं व्यापार और वाणिज्य को पंख लग रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के 9 जिले लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए हैं। यह शनिवार को मिले कोरोना मामलों के मुकाबले 9% कम है। हालांकि पिछले एक दिन में 40 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल शनिवार को मृतकों का आंकड़ा 22 रहा था, यानी एक दिन बाद ही जान गंवाने वालों की संख्या में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। नए मामलों के जुड़ने के साथ ही देश में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,02,194 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 20,635 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से 40 और मरीजों के जान गंवाने से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,064 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.5% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.74% है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 332 की बढ़ोतरी देखी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। उसकी पहचान हैदर के तौर पर हुई है। इससे पहले शनिवार सुबह आतंकियों ने हमला कर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। हमले में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी ने इलाज के दौरान देर शाम अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वह पुलिस नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन 112 में ड्राइवर के रूप में तैनात थे। घटना के बाद आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकियों का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह 8:30 बजे की है। बाइक से जा रहे कांस्टेबल गुलाम हसन को आतंकियों ने
जो है सफाकत दल इलाके में आईवा पुल के पास निशाना बनाकर गोली मार दी। गोली लगते ही वह बाइक से नीचे गिर पड़े। इसके बाद आतंकी मौके से भाग निकले। खून से लथपथ पुलिसकर्मी को तत्काल शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने देर शाम दम तोड़ दिया। घटना के बाद विभिन्न सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 90 विधानसभा सीटों के दौरे के बीच राज्य के नक्सल प्रभावित बक्सर के जंगलों में मौजूद माओवादी राज्य सरकार से बातचीत को तैयार हुए हैं। सीएम ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नक्सली संगठनों को ऑफर दिया था कि वे अपनी इस यात्रा के दौरान सभी से बात करना चाहते हैं। सीएम ने बातचीत की पेशकश पर नक्सलियों ने भी चर्चा के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी कर माओवादी संगठन की शर्तें भी बताई। भूपेश सरकार ने स्पष्ट राय रखे और शर्तों को पूरा करे तो माओवादी संगठन वार्ता के लिए तैयार है। दरअसल 4 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बलरामपुर रवाना हुए थे। इस दौरान राजधानी रायपुर में हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से वार्ता की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर नक्सली बातचीत करने आए तो सरकार इसके लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत करने और संविधान पर आस्था रखने की बात भी कही थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कई बार इस तरह की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन संभवतः पहली बार इस मसले पर नक्सल संगठन की ओर से कोई प्रतिक्रिया जारी की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा का सीएम उद्धव को चैलेंज, मेरे खिलाफ चुनाव जीतकर दिखाएं, विरासत में मिली है कुर्सी। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने के लिए दायर हुई याचिका, कहा इन्हें खुलवाकर एएसआई से जांच करवाई जाए। तेजिंदर बग्गा के पिता का आरोप, बेटे से डरते हैं केजरीवाल, चाहते थे कि वह आप में हो शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे चंपावत से नामांकन, 31 मई को होना है मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, बोले बिना परमिशन न निकले कोई जुलूस, धर्मस्थल पर ही हो कार्यक्रम।